नमस्ते बच्चों। आज हम जो है पढ़ेंगे परिसर। तो परिसर अध्ययन में हम पढ़ेंगे पाठ 18। ये पाठ 18 है, इसको हम पढ़ेंगे। इसमें क्या है हम उसको आपको बताएंगे। तो पाठ 18 हम आपको बताएं, उसके पहले कुछ आप बताएं। ये सबसे पहले बात तो हम रहते कहाँ हैं। तो सीधा सीधा आपका जवाब होगा कि हम रहते घर में, बराबर। हम रहते किसके साथ हैं? तो जाहिर सी बात है कि सबकी बात यही होगी कि हम अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं। लेकिन सभी अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं ऐसा नहीं है। कुछ लोग अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रहते हो, कारण कुछ भी हो। एक तो आप बोलेंगे आप जो है अपनी मम्मी पापा के साथ रहते हैं, लेकिन आपके मम्मी पापा खुद क्या आपके मम्मी पापा वो अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं क्या? नहीं रहते, कारण कुछ भी है। लेकिन आप जैसे बच्चे लोग हैं वो लोग ज़रूर आप अपने मम्मी पापा के साथ हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं किसी कारण से वे अपने मम्मी पापा के पास या अपने मम्मी पापा के साथ नहीं है, वे अपने दादा दादी के साथ रहते हैं। या कुछ ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जो अपने बड़े पिताजी और बड़ी माँ के साथ रहते हैं, या चाचा या चाची के साथ रहते हैं। और हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे भी कभी कभी मिल जाते हैं जो अपने मामा या मामी के साथ रहते हैं, या नाना या नानी के साथ रहते हैं। कभी कभी मौसा या मौसी के पास भी रहते हैं, ऐसी भी स्थिति देखने को मिलती है। और कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपनी बुआ या फूफा जी के पास रहते हैं। लेकिन इन सब के बीच जो भी हमने बताया उनमें से अधिकतर जो है अपनी मम्मी पापा के पास रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको हमने जो भी बताया, मामा मामी, नाना नानी, दादी दादा, बड़ी माँ या बड़े पिताजी, चाचा चाची या बुआ या फूफा, इनके अलावा भी किसी और के पास भी जो भी मैंने बताया इन सब में से किसी के पास भी नहीं रहते। वे जो होते हैं किसी सरकारी संस्था के पास रहते हैं, सरकार द्वारा चलाई गई संस्था होती है। ये बच्चे किसी कारणवश अनाथ हो गए, अनाथ उनको कहते हैं जिसके माता पिता न हो। सरकार उनको जो है वह रखती है, ऐसे लोगों के पास भी हो सकता है। तो ये जो भी हमने बताया दो बातें कि हम रहते कहाँ हैं, तो हम घर में रहते हैं। अब यह घर आपकी चाहे झोपड़ी हो, गांव है वह हो सकता है, झोपड़ी हो सकती है, मढ़ई हो सकती है, या और किसी भी प्रकार का पत्रे वाला घर हो सकता है, या बिल्डिंग हो सकती है, इमारत हो सकती है, महल हो सकते हैं, बंगला हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, है घर। तो कहने का मतलब जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चों के पास एक ही जैसा घर हो ये जरूरी नहीं। और दूसरे भी कुछ प्राणी हैं, ये प्राणी भी घर में रहते हैं। चिड़िया है, अलग अलग चिड़िया अलग अलग तरह के घोंसले बनाती हैं। गौरैया का घोंसला, दर्जन का घोंसला, तोते का बिल, कठफोड़वा का बिल, कबूतर का, ये सब भी पक्षी भी अपना घर रखते हैं। प्राणी भी कुछ अपना निवास बनाते हैं, चाहे वह बिल्ली क्यों न हो, चूहा हो, ये भी अपना घर बनाते हैं। तो सबका अपना अपना तरीके से घर होता है। और जो किसी भी तरह से घर नहीं बनाते वे पेड़ों पर रहते हैं, जिसे हम वृक्षवासी बोलते हैं। बंदर, गिलहरी कुछ पेड़ की पत्तियों में चिपके रहते हैं। कुछ जो होता है सांप है, बिच्छू है, बिल में भी कभी पा जाते हैं, या ईंटे की दरारें हैं उसमें रख लेते हैं, अलग अलग तरीके से। मछली का घर पानी है। और हम जिसके साथ रह रहे हैं, अब वह चाहे हमारे माँ पिताजी हों
या जो रिश्तेदार हमने बताया, दादा दादी, बड़ी माँ या पिताजी, बड़े पिताजी, चाचा चाची, बुआ फूफा, मामा मामी, नाना नानी, सब, इन सबको हम क्या बोलते हैं? परिवार। लेकिन सब एक तरह के परिवार हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अनाथाल बच्चे जो अनाथालय में रहते हैं, वो जिसके साथ रह रहे हैं वही उनका परिवार, चाहे सब बच्चे एक जैसे हो। वहाँ पर उनकी देखभाल जो कर रहा है वही उनके माता पिता हैं, तो परिवार तो है। तो ऐसे ही परिवार के बारे में हम पढ़ेंगे। आज ये पाठ है हमारा परिवार और घर। तो परिवार में अब किन लोगों की संख्या ज़्यादा होती है रहती है, आपने ये सबको देखा होगा। तो आप जहाँ भी रहते हैं, आप परिवार में किसको बोलेंगे? आप खुद, आपका बड़ा भाई हो सकता है, आपकी बड़ी बहन हो सकती है, या छोटा भाई हो सकता है, या छोटी बहन हो सकती है, और आपके माताजी और पिताजी, बस यही 4 लोग हो सकता है, 5 भी हो, आपके माता पिता और इसके बाद जितने आपके भाई बहन हैं उनकी संख्या। इन्हीं को हम जो होते हैं क्या बोलते हैं? परिवार बोलते हैं, कुटुंब बोलते हैं। और ये सब लोग करते क्या हैं? ये भी बात, हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, आप लोग अभी इतने छोटे हैं, तो उसमें जो बड़े भाई या बड़ी बहन कुछ नहीं कर सकते, हम वो काम पे करते हैं। लेकिन आपके पिताजी जो है वो काम पे करते हैं, चाहे कहीं जाकर के नौकरी करते हो, या खुद का उनका धंधा हो सकता है, किसी भी तरह का काम हो सकता है जिससे घर का खर्च चलता है। तो परिवार में जो समावेश होता है, किसका समावेश होता है? मैंने पहले बोला कि परिवार का मतलब है कि उसमें आपके माता पिता हों और आप भाई बहन, ये सब परिवार में समावेश होते हैं। कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं, हो सकता है कि आपके साथ आपके माता पिता हों, उसके साथ साथ आपके दादा और दादी भी, तो वो भी परिवार है, उनको भी शामिल करके। और हर परिवार के सदस्यों की संख्या एक जैसी नहीं हो सकती। इस सब में आपके माता पिता हों और आपका भाई बहन मिला के 4 ही हो, ऐसा नहीं। दादा दादी है तो 6 हो गए। हो सकता है कि आपके माता पिता और आप अकेले ही हो तो 3 ही। तो संख्या एक कम या ज़्यादा हो सकती है 2 3 4 5 6, और ज़्यादा भाई बहन है तो फिर और भी हो सकती है। इस तरीके से संख्या बढ़ सकती है। अब बात आती है कि परिवार बनता कैसे है और अब सीखते कैसे हैं। हमारी देखभाल कौन करता है? तो हम परिवार में जन्म लेते हैं, और जन्म लेने के बाद हमारे माता पिता क्या करते हैं? हमारी देखभाल करते हैं। वो हमको शुरू में जब बच्चे खाना नहीं खा पी पाते तो उनको दूध पिला के बड़ा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनकी हर तरह की गंदगी को साफ़ करते हैं, उन्हें कपड़े पहनाते हैं और अच्छे से रखते हैं। और जब और थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो उनको ले जा कर के स्कूल में छोड़ते हैं, स्कूल से लाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, हर तरह का उनकी क्या करते हैं? देखभाल करते हैं। इस तरीके से बच्चे क्या होते हैं? बड़े होते हैं। और इसी तरीके से खाने पीने से लेकर के कपड़े पहनने लिखने तक की जो भी चीज़ें हैं वो सब क्या होता है? हमारा जो है घर में उसका प्रयोग होता है। और इन सब चीज़ों को हमें घर में व्यवस्था मिलती है, और हम इन से परिवार में जो भी सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? अपनापन का व्यवहार करते हैं और सब अपने जैसा मानते हैं, अपना करते हैं। और हमें भी परिवार से प्यार मिलता है। परिवार के लोग हमारी हर गलत बात को सही करते हैं। यदि हमें पढ़ना लिखना नहीं आता तो पढ़ने लिखने में भी मदद करते हैं। और इसी तरह से हम भी जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, बच्चे भी जैसे बड़े होते जाते हैं, तो वे भी परिवार के जो भी छोटे मोटे काम होते हैं वो भी अपने माता पिता के काम में मदद करते हैं। और पूरा यह ख्याल रखा जाता है कि कोई भी बीमार न पड़े, किसी के साथ कोई घटना दुर्घटना ना होने पाए। और यदि कोई बीमार पड़ जाता है तो घर के सभी लोग क्या करते हैं? मिलजुल करके उनकी देखभाल करते हैं, और देखभाल उनकी करनी भी चाहिए। और इस तरीके से सब लोग मिलजुल करके रहते हैं। अब क्या है? छोटा परिवार और बड़ा परिवार क्या है? छोटा परिवार में क्या होता है? बड़े परिवार में क्या होता है? तो जिस घर में 10 आपके माता पिता हों, आप हो, आपका छोटा भाई बहन हो, बस ये छोटा परिवार है। दादा दादी हो सकता है,
तो 6 लोग हैं, ये मिल करके लगभग छोटा परिवार ही होता है। लेकिन इससे और ज़्यादा लोग जुड़ जाएं तब जो होता है आपका परिवार बड़ा होता है। तो अब ज़्यादा लोग उसमें कौन जुड़ सकते हैं? ऑलरेडी आपके दादा दादी हैं, आपके माता पिता हैं, आप हैं, आपका छोटा भाई या बड़ा भाई बहन है। लेकिन उसमें आपके बड़े पिताजी और बड़ी माँ है और उनके भी बच्चे होंगे जो आपके भाई और बहन लगेंगे, चाचा चाची हों और उनके भी बच्चे हों, तो जो चचेरे भाई या बहन है। और इस ढंग से क्या होता है, परिवार में लोगों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। और इस तरीके से ऐसे परिवारों को क्या बोलते हैं, बड़ा परिवार बोलते हैं, है ना। तो इस ढंग से परिवार जो होता है ज़्यादातर 2 तरह के होते हैं, छोटा परिवार और बड़ा परिवार। तो छोटा परिवार में आप समझ गए कि आपके माता पिता और आप और आपका छोटा भाई बहन या बड़ा भाई बहन या आपके दादा दादी, और उसमें और भी दूसरे लोग मिलते तो बड़ा। विस्तारित परिवार क्या? विस्तारित परिवार को ऐसा परिवार को कहते हैं जिस परिवार में दादा दादी के अलावा, जैसे हमने बताया, उसमें आपके बड़े पिताजी माताजी, बड़े चाचा चाची, छोटे चाचा चाची ऐसा हो ही सकते हैं। इसके अलावा आपकी बुआ हो सकती है, और आपकी बुआ की शादी हो गई तो आपकी बुआ और फूफा जी और उनके बच्चे, और आपका नानी और नाना और नानी और मामा मामी और मौसा मौसी, ये सब भी आपके रिश्तेदार हैं। और इनको विस्तारित परिवार बोला जाता है। विस्तारित माने फैला हुआ परिवार बोला जाता है। ये भी एक तरह से परिवार के भाग होते हैं। और जब आपके घर में किसी भी प्रकार का त्यौहार होता है, पूजा होती है, किसी की घर में शादी पड़ जाए या कोई व्यक्ति घर में बीमार पड़ जाए या मृत हो जाए, तो सब लोग देखने के लिए आते हैं। मृत व्यक्ति के किसी ज़रूरत के काम में आते हैं, बीमार लोगों की मदद करने के लिए आते हैं। ये सब लोग जो होते हैं वे सब के सब क्या होते हैं, आते हैं, शादी विवाह में इकट्ठे होते हैं। तो इन्हें हम जो होते हैं क्या बोलते हैं, विस्तारित परिवार। हालांकि ये विस्तारित परिवार के सारे सदस्य एक ही जगह नहीं रहते हैं। सब जो है नाना नानी मामा मामी अपने घर पे, बुआ फूफा जी अपने घर पे, और संभव हो कि आपके मौसा मौसी, ये सब जो होता है सब अपने अपने घरों पे रहते हैं। सिर्फ किसी खास समय, जैसे मैंने बोला शादी हो, घर में पूजा हो, या कोई घर में कभी बीमार हो जाए तो उनको देखने के लिए, या कोई मृत्यु हो जाए तब ये लोग आते हैं। तो इससे भी, इन लोगों से भी हमारा अपना क्या होता है, लगाव होता है। और हम जो होता है एक दूसरे के कार्यों में शामिल होते हैं, सहभागी होते हैं, और हो सकता है तो हम क्या करते हैं, मदद करते हैं। अब इस तरीके से आप खुद अपने घर वालों से आप पूछ सकते हैं कि आपके विस्तारित परिवार में कौन कौन है और तुम्हारा उनके साथ क्या नाता रिश्ता है। आप भी हैं, यदि आप हैं, जो भी है, तो आप लोग खुद अपनी माँ के क्या हैं। आप लोग अपनी माँ के या तो बेटा हैं या तो बेटी हैं, माता पिता के। यदि आपके साथ आपके दादा दादी हैं तो आप अपने दादा दादी के क्या हैं। आप अपने दादा दादी के पोता और पोती, और आपके बड़े पिताजी और मम्मी हैं, आपके चाचा हैं और चाची हैं, तो आप उनके जो है भतीजा या भतीजी। इसी ढंग से आपकी बुआ है, फूफा हैं, तो उनके भी आप भतीजा और भतीजी हैं। और यदि आप अपने नाना नानी की बात करेंगे, आप अपने नाना नानी के जो है नाती या नातिनी है, और आप अपने मामा मामी के मौसी और मौसा के भांजा या भांजी, ये आपका रिश्ता है। तो इन रिश्तों को भी आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम उनके पास बार बार आते जाते हैं। और इन्हीं रिश्तों के साथ, ये जो आपके मौसा का लड़का लड़की है तो आपका मौसेरा भाई और मौसेरी बहन है। बुआ का लड़का और लड़की है तो वह आपका जो है फुफेरा भाई और फुफेरी बहन है। मामा का लड़का लड़की है तो वह आपका ममेरा भाई या ममेरी बहन है। और चाचा का लड़का लड़की है तो वह आपका चचेरा भाई या चचेरी बहन है। इस तरीके से उन बच्चों के साथ आपके इस तरीके के रिश्ते हैं, बराबर।
ये सब भी उसी विस्तारित परिवार में आते हैं। और ये सब आप कब मिलते हैं, तो आप मैंने पहले ही बोला कि जब किसी खास कुछ पड़ जाता है, जैसे आपका बर्थडे हो, तो जाहिर सी बात है कि जिन रिश्तों को हमने बोला ये सारे के सारे लोग आपके बर्थडे जन्म दिवस के कार्यक्रम में शामिल होते हैं, आपके लिए उपहार लाते हैं, क्योंकि वो विस्तारित परिवार के भाग, विस्तारित फैले हुए परिवार के भाग हैं। और उनके घर पे किसी इसी ढंग का कार्यक्रम हो जाए तो आप वहाँ भी जाते हैं। आपके घर पे नया घर लिया गया, नया घर गांव में बनाया गया, तो भी आप उसके पूजा रखते हैं, तो भी लोग आते हैं। शादी विवाह घर में किसी को आपने देखा होगा, तो भी लोग आते हैं। तो विस्तारित परिवार के लोग जो होते हैं ऐसे ढंग से आपको क्या करते हैं, जो है शामिल होते हैं, सहभागी होते हैं, और होना भी चाहिए, बराबर। इसके अलावा और जो है वो है कि वंशावली या वंश वृक्ष। आपको लगता है कि आप अपने मम्मी पापा के पुत्र पुत्री हैं, बराबर, तो जाहिर सी बात है आपके मम्मी पापा भी किसी न किसी के पुत्र पुत्री हैं। और आपके पापा जिसके पुत्र हैं वो आपके दादा दादी के, और आपकी मम्मी जिसकी पुत्री हो आपके नाना नानी के। इसी ढंग से दादा और दादी भी किसी न किसी के पुत्र हैं। आपके दादा जिसके पुत्र हैं उसको हम परदादा और परदादी बोलते हैं, और आपकी दादी जिसकी पुत्री होगी उसको हम परनाना या परनानी बोलते हैं। उसी ढंग से आपके नाना भी जिसके पुत्र होंगे उनको हम परनाना परनानी बोल सकते हैं, और नानी भी ऐसे हो। तो आपके दादा परदादा भी किसी न किसी के तो बच्चे हैं। ऐसे ही चीज़ों को हम वंश वृक्षावली बोलते हैं। जैसे एक पेड़ होता है, आपने देखा होगा, पेड़ छोटा होता है, धीरे धीरे क्या होता है उसमें पेड़ बड़ा होता जाता है, उसमें मोटी मोटी डालियाँ होती हैं, फिर मोटी डालियों में से और पतली भी निकलती, और पतली पतली निकलते निकल कोमल पत्तियों तक पहुंच जाती है, और इस ढंग से वह कोमल पत्ती सबसे छोटा भाग होता है। तो आज आप जिस रूप में हैं आप पत्ती की तरह हैं, पेड़ की एक पौधे की पत्ती की तरह। आपके माता पिता को उस कोमल डाली की तरह है, और आपके दादा दादी उस डाली से भी मोटी डाली के भाग है, और आपके दादा दादी जो है और उस परदादा दादी रूपी डाली के भाग है, तो परदादा के ऊपर जो होंगे वो भी किसी पेड़ के भाग हैं। ऐसे लोगों में आप जानिएगा आखिर ये कौन है, कैसे। इस ढंग से आप जो है ऐसा एक वंश वृक्षावली बन जाती है। और कभी जब शादी होती है आपके घर में किसी की पड़ी हो, देखिए सब लोग घर के इकट्ठे होकर के एक साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, ताकि आपको कभी ज़रूरत पड़े तो मालूम पड़ेगा कि ये कौन है, कैसे आप कभी अपने मामा मामी के घर पे जाइए, वहाँ शादी पड़ा हो या कोई प्रोग्राम हो कार्यक्रम हो, वहाँ देखिए जो भी लोग आएंगे हो सकता है उसमें से आप कुछ लोगों को पहचानते हों, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको आप पहचानते नहीं। तो यह क्या कीजिए, अपनी मम्मी से आप पूछ सकते हैं, क्योंकि उस आपके मामा मामी के घर से आपकी माँ जुड़ी हुई है, तो आपकी माँ जो है आपको यह पहचानने में मदद कर सकती है कि आखिर वे लोग हैं कौन, बराबर। ठीक इसी तरीके से यदि आपके घर पे कोई त्यौहार पड़ता है या कोई शादी विवाह पड़ता है या और किसी खास कारण से सब लोग इकट्ठे हुए और उनका फ़ोटो लिया गया है, तो जाहिर सी बात है उसमें से आप बहुत सारे लोगों को पहचानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग आ जाते हैं जिसको आप पहली बार ही देख रहे होंगे। तो आप अपने पिताजी से मदद ले सकते हैं, दादा दादी हैं तो उनसे मदद ले सकते हैं, आपकी बड़े पिताजी हैं या चाचा जी हैं आप उनसे भी मदद लेकर के पूछ सकते हैं कि आखिर इस व्यक्ति को जिसे हम पहचान नहीं रहे वह है कौन, और उससे हमारा क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, वह हमारा क्या है, हम उसके क्या हैं, ये भी होता है। इसके अलावा आप अपनी बुआ के घर गए तो वहाँ भी ऐसी स्थिति होती, तो चूँकि बुआ के घर पे गए तो वहाँ भी बहुत सारे लोग हो सकते, बहुत कम लोगों को आप पहचान पाएंगे। जिसको आप नहीं पहचाने आप अपनी बुआ से पूछ सकते कि इस घर से उनका क्या रिश्ता है ना। इससे हमें और अधिक से अधिक लोगों की जानकारी होती है, हमारी एक दूसरे लोगों से जान पहचान बढ़ती है, और जान पहचान बढ़ने से क्या होता है, हमें आवश्यकता अनुसार ज़रूरत पड़ने पर भी हमारे जो है मददगार साबित हो सकते हैं, और कभी हम भी उनके मददगार साबित हो सकते हैं, हम एक दूसरे की सहायता से आगे बढ़ सकते हैं। तो इस ढंग से ऐसा जो है हम वंश वृक्षावली बना सकते हैं। आप अपने घर से अपने पिताजी की मदद लीजिए, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप अपने दादा दादी का नाम लिखिए सबसे ऊपर, या परदादा जी का मालूम है तो और अच्छी बात है, आप अपने पिताजी से हेल्प ले सकते हैं कि आपके
परदादा यानी आपके दादा के पिताजी, उनका नाम लिखिए। फिर उनके दादा के जो है आपके परदादा के कितने बच्चे हैं उनके नाम लिखिए। आपके दादा परदादा की किसकी शादी, आपकी परदादी कौन है उसका उनका भी नाम लिखिए। फिर आपके परदादा परदादी के जितने बच्चे हैं उनका नाम लिखिए। परदादा परदादी के बाद आपके हो सकता है कि दादा 2-3 भाई हो, सबका अलग अलग नाम लिखिए दादा दादी के। और फिर उन दादा दादी के भी बच्चों के नाम लिखिए। यानी जैसे आप अपने पिताजी के लिखें तो आपको अपने पिताजी का मम्मी का नाम लिखना है। अब आपके दादाजी के हो सकते हैं और भी बच्चे हों जिसे आप बड़े पिताजी बोलते हो या चाचा बोलते हैं, उनका भी नाम लिखिए। आप बड़े पिताजी जिसको ताऊ बोलते हैं और बड़ी माँ का नाम, फिर चाचा का नाम और चाची का नाम, फिर चाचा चाची के बच्चों के नाम, बड़े पिताजी और बड़ी माँ के बच्चों के नाम, है ना। और आप खुद अपना भी नाम लिखिए, है ना। आपका भाई बहन है उनका नाम लिखिए। इसी ढंग से आपके जो दादा के भाई हैं उनके बच्चों के भी नाम, उनके बच्चों के नाम भी आप ऐसा लिख सकते हैं। तो फिलहाल आप इतना ज़्यादा नहीं कीजिए, बस आप इतना ही लिख लीजिए, काफ़ी है। आपके दादा दादी और आपके दादा दादी के जितने बच्चे हैं, आपके पिताजी जितने भाई बहन हैं उनके नाम, और आपके पिताजी मम्मी का नाम, आप अपने बड़े पिताजी और मम्मी के नाम, उनके बच्चे, चाचा चाची के नाम और उनके बच्चों के नाम अपना खुद इतना लिखिए तो भी बहुत है। और किताब में इस तरह से दिया गया है। परिवार की संस्था में परिवर्तन कैसे हो रहा है, तो बदला आ रहा है। परिवार एक जैसा हमेशा नहीं रह पाता। हमने पहले ही बोला कि जब हमारे परिवार में दादा दादी चाचा चाची बड़े माता पिता सब एक साथ मिलजुल करके रहते हैं, हम भी और उनके बच्चे भी, हमारे बड़े पिताजी माता जी के और चाचा सब बच्चे रहते हैं, तो ऐसे परिवार को हम क्या बोलते हैं, संयुक्त परिवार। बराबर, सब मिलजुल के संयुक्त परिवार बोलते हैं। इस संयुक्त परिवार में यदि आप जब लोग किसी कारणवश सब लोग साथ में नहीं रह सकते, आपके पिताजी को घर पे कोई काम नहीं था जहाँ गांव रहा होगा, या जो खेत रहे होंगे तो खेत में इतना ज़्यादा अन्न नहीं उपजता होगा कि वहाँ से सभी लोगों की जीविका चल सके, इसीलिए काम की खोज में आपके पिताजी और मम्मी गाँव छोड़ करके शहर में चले आए। अब इस शहर में आप सिर्फ रह रहे आपके पिताजी और मम्मी और आप या आपका छोटा भाई, छोटा या बड़ा भाई बहन। इसी ढंग से हो सकता है कि आपके बड़े पिताजी भी जो है काम की तलाश में, वो भी घर के बाहर किसी शहर में चले गए हो, चाहे आप जहाँ पे हैं वहीं भी हो सकते हैं, किसी शहर में रह सकते हैं। चाचा चाची भी ऐसे हो सकता है किसी और शहर में चले गए हों, चाहे आप जहाँ हैं वहीं रह रहे हैं, उसी शहर में रह रहे हैं, लेकिन सब अलग अलग घर में रहते हैं। इस तरीके से जो एक संयुक्त परिवार था, जो सब मिलजुल करके एक साथ थे, वो सब काम की तलाश में, धंधे की तलाश में, नौकरी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह चले गए, और इस ढंग से ये जो है एकल परिवार बन गए। क्योंकि गाँव में रहने के लिए, खाने के लिए खेतों में उतना काम नहीं था और खेतों में उतना अन्न उपजता नहीं था कि सभी लोगों की जीविका चल सके। इसीलिए अपनी जीविका के चलाने के लिए गांव को छोड़ कर के गांव से बहुत दूर किसी अन्य शहर में चले गए और वहाँ काम धंधे की तलाश में वहीं बस गए। और इस ढंग से ऐसे रहने वाले परिवारों को हम क्या बोलते हैं, एकल परिवार बोलते। इस ढंग से आप और क्या हो सकता है, तो परिवार में जब ज़्यादा लोग रहते हैं तो निश्चित रूप से कोई काम करना हो तो काम क्या होता है, बट जाता है। और काम के बटने पे क्या होता है, सभी लोग थोड़ा थोड़ा काम कर लेते हैं और कोई भी काम जो होता है बहुत जल्दी ही खत्म हो जाता है। लेकिन ये एकल परिवार है तो आप अकेले हैं तो काम कहाँ बटेगा। यहाँ मुंबई आप रहते हैं, आप देखते होंगे आपके पिताजी सुबह काम पर चले जाते हैं, शाम को देर में लौट करके आते हैं, तो घर पे भी काम कौन करता है? आपको क्या लगता है, घर पे कुछ काम नहीं है? घर पे भी बहुत सारे काम होते हैं। सुबह सुबह खाना बनाना होता है आपके लिए, आपके पिताजी के लिए, माँ खुद के लिए। तो खाना बनाने में सब्जी काटना है, सब्जी पकाना है, फिर आटे को गूँथना है, उसकी रोटी बनानी है, चावल धोना है, चावल पकाना है, दाल धोना है, दाल पकाना है। फिर खाना खाने के बाद जो बर्तन गंदे हो जाते हैं, जूठे हो जाते हैं, उन्हें साफ़ करना है।
इसी ढंग से आप लोग खेल के आते हैं, स्कूल जाते हैं, आपके पिताजी काम पे जाते हैं, तो कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो कपड़े गंदे होने के बाद उन कपड़ों को साफ़ करना भी एक काम ही है, इतना आसान नहीं है। घर की साफ़ सफाई करनी है, घर छोटा ही हो, साफ़ सफाई तो करनी ही पड़ेगी। और भी इस तरीके से छोटे मोटे क्या होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो घर में मोस्ट ऑफ आपकी माँ रहती है, तो ये सब काम माँ करती है और आप लोग पढ़ते लिखते हैं। तो ऐसे भी कामों में क्या होता है कि कभी कभी आपके पिताजी भी हो सकता है कभी काम के छड़ों से आ जाते हैं, तो मदद करते हैं। और ना भी आए तो आपकी माँ कभी बीमार पड़ जाए, तो निश्चित रूप से भाई घर पे खाना कौन बनाएगा? आप लोग छोटे हैं, आपको बनाना नहीं आता, तो आपको पिताजी को बनाना ही पड़ेगा। तो आप लोग भी मदद करते हैं, ज़्यादा ना सही हो सकता है झाड़ू ही लगा, छोटे बर्तन धो, पानी भर ले, छोटा छोटा जो भी है। तो कुछ न कुछ आप भी मदद करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन यदि बड़ा परिवार होता तो ये स्थिति नहीं आती। तो बड़ी परिवार की अपनी समस्याएं भी हैं और काम फायदे भी हैं, समस्याएं भी। तो इस तरीके से आप क्या कीजिए, अपने घर के कामों की एक सूची बनाइए, सुबह से लेकर के क्या काम होता है। और केवल सूची नहीं बनाइए, कौन कौन सा काम है और वह उन कामों को करता कौन। कभी कभी हो सकता है, सभी के लिए हम नहीं कर रहे कि आपके पिताजी का भी कुछ ऐसा काम होता है, वो आप ना कर पाते हो, घर पे ले आते, थोड़ा आपको ही दे देते, हो सकता है छोटा मोटा। आपको कभी कभी साथ में लेके जाते हैं, आप अलग कोई काम करने के लायक नहीं और आपसे काम कराया नहीं जाता है ना, वो तो आप करते। तो तुम्हारे घर में ये काम कौन करता है? मैंने पहले बोला जो सूची बनाना है, उसमें सूची बनाए काम कौन करता है, इनमें से कौन सा काम करना तुम्हें पसंद है, तुमको भी लगता है कि घर में है, चाहे वह झाड़ू लगाना, चाहे पानी भरना या दूसरे के। और क्या तुम अपने घर में एक दूसरे की ढंग से सहायता करते हैं? देखा है कि कौन किसकी क्या करता है और सहायता करता है और करना चाहिए कैसे करता है। उसमें पानी का संचय करना भी, पहले बोला कि पानी इकट्ठा करना भी काम होता है, क्योंकि शहरों जैसी व्यवस्था में पानी एक आध खास समय पे आता है और 20 मिनट 25 मिनट पानी रहता है, इसके बाद चला जाता है, फिर अगले दिन उसी समय पे आएगा। और तब तक के लिए क्या करना है, आपको उस पानी की व्यवस्था को करके आपको रखना ही पड़ेगा। भोजन बनाना, स्वच्छता करना हमने पहले ही बोल दिया, और ये सब लगभग आपके रोज के काम है। और जब कोई तीज त्यौहार आ जाते हैं, जैसे अभी मकर संक्रांति बीता है, तो मकर संक्रांति आता है तो उसमें खाने पीने की कुछ चीज़ एक्स्ट्रा बनाई जाती है। दिवाली होती है, होली होती है, ऐसे जब त्यौहार आते हैं तो उसमें काम थोड़ा बढ़ जाता है। कभी भी एक ही व्यक्ति काम करने वाला तो परेशान हो जाता है। घर की पूरी तरह से साफ़ सफाई होती है, गांव में लिपाई पुताई होती है, तो उसमें सब लोगों को मिलजुल करके काम करना पड़ता है। और इसी त्यौहार में क्या होता है, आपके घर पे अतिथियों का आगमन होता है। अतिथि माने मेहमान, आपके रिश्तेदार, जो विस्तारित परिवार के सदस्य, मामा मामी, नाना नानी, चाचा चाची, बड़े पिताजी, माता जी, बुआ, फूफा, मौसा, मौसी, ऐसे लोग आपके घर पे आते हैं त्योहारों पर, और आप खुद भी उनके घर पे जाते हैं। तो उस समय जब जाते हैं तो उनका हमें स्वागत करना पड़ता है, सत्कार करना पड़ता है, खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ती है, मान सम्मान देना पड़ता है। ये सब के भी हमको ज़रूरत पड़ती है। और साथ में यदि आपके घर में वृद्ध हैं, बूढ़े लोग हैं, हमें उनकी भी सेवा करनी चाहिए और उनके भी स्वास्थ्य का हमको ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे लोग बूढ़े हो जाते हैं वैसे वैसे लोग ज़्यादा बीमार भी पड़ने लगते हैं। और जैसे जैसे उनके अवस्था बढ़ेगी, उनकी खुद की काम करने की क्षमता घटेगी, वैसे वैसे आप जैसे जैसे बड़े होंगे आपकी क्षमता बढ़ेगी। इसलिए आपकी क्षमता बढ़ रही, तो जो भी संभव हो सके आपसे, आपको भी अपने घर के सदस्यों की मदद करनी चाहिए। आपके घर में बूढ़ा व्यक्ति यानी दादा या बूढ़ी महिला, दादी या नाना नानी ऐसे हो सकते हैं, तो आपसे जो हो सकते हैं उनकी आपकी मदद करनी चाहिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा किसी भी काम में शर्म करनी चाहिए नहीं, क्योंकि सारे के सारे काम अपने ही होते हैं और हमें उन कामों से करने से मान सम्मान मिलता है। इसके अलावा घर की बहुत सारी चीज़ें, स्वच्छता होती है, सुव्यवस्था होती है, आपको सजाना होता है। आप खुद ही घर सजाते हैं,
दिवाली के टाइम पे देखें आप अच्छे से, जैसे आपके घर पे कोई मेहमान आएगा आप अच्छे से बिस्तर वगैरह लगाए ताकि कोई आए तो अच्छी लगे। घर पे सजाए जाते हैं, घर में महिलाएं होती, लड़की होती, देखिए दिवाली में रंगोली बनाती हैं, ये भी एक तरह की सजावट है। घर में तोरण लगा, ये भी एक सजावट है। तो ये सब भी काम किए जाते हैं। अब आप ही सोचिए, आप ऐसे घर में जाते हैं जहाँ सब सामान इधर उधर जो है बिखरा पड़ा हुआ, तो आपको देख के अच्छा लगेगा? कदापि अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी बात, सब सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, तो जब आपको ज़रूरत लगेगी किसी भी चीज़ की, सामान की, तो आप सोचेंगे सामान फटाक से मिलेगा नहीं, क्योंकि कोई भी सामान एक जगह स्थिर रहेगा तो मिलेगा ना। कौन सामान कहाँ है उसको खुद को आपको पता नहीं है, इसलिए भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये जो आपका घर सजा है तो हर चीज़ हर जगह मिलेगी। एक्चुअली सफाई क्या चीज़, तो सफाई चीज़ ही यही है कि हर चीज़ अपने सही जगह पर रहे, यही स्वच्छता है, साफ़ सुथरा है। और ये साफ़ सफाई घर की अच्छी से बनी रहेगी, आपके घर के सामने बना रहेगा, अगल बगल बना रहेगा, तो जाहिर सी बात है किसी भी प्रकार की गंदगी के कीटाणु नहीं फैलेंगे और इससे बीमारी भी नहीं होगी, और देखने में भी सब अच्छा लगेगा, और आप खुद भी जो है स्वस्थ रहेंगे और सुंदर बने रहेंगे, और हर काम आप करेंगे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। आप बीमार रहेंगे तो कोई भी काम करने में आपका मन लगेगा? कभी नहीं लगेगा। इसके लिए ज़रूरी कि आप स्वस्थ रहें। जब आप अच्छे से रहेंगे तो ही आपको किसी भी काम में जो है आपको काम करने में मन लगेगा, और आपको स्वस्थ नहीं रहेंगे। और स्वस्थ तब रहेंगे जब आपका खान पान ठीक रहेगा, आपके घर पे साफ़ सफाई की अच्छी सी व्यवस्था रहेगी। ओके, तो इतना ही हम करेंगे। और आप क्या करना है, इसमें पढ़िए, समझिए, और अपने पिताजी या माताजी की मदद से अपने परिवार की वंशावली बनवाइए। ओके।